हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट MCQ फ्रॉम हिस्ट्री। लेसन नेम इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कम से कम 150 इस लेसन से, इस चैप्टर से MCQ अपलोड करेंगे। तो ध्यानपूर्वक इसको सुने और कोशिश करें कि इस MCQ को ज़रूर 1 बाय 1 देखें और सीखें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट मेजर इशू वाज क्रिटिसाइज अगेंस्ट बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। मीन्स लिबरल राष्ट्रवादियों द्वारा किन प्रमुख मुद्दों की आलोचना की गई। तो इसमें मुद्दा ये था कि सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल द प्रेस। ये सबसे बड़ी इस मुद्दा का आलोचना की गई थी, जिसमें क्रिटिसाइज किया गया था सेंसरशिप को। सेंसरशिप क्या करता था? कंट्रोल कर लेता था, प्रेस को कंट्रोल कर लेता था। विदाउट परमिशन नो एनीबडी कैन टू प्रिंट एनीथिंग्स। कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति छाप नहीं सकता था। इसलिए लिबरल नेशनलिस्ट ने इसका बहुत बड़ा विरोध भी किया था और बहुत बड़ी आलोचना भी की थी कि सेंसरशिप जो लॉज है वो प्रेस को कंट्रोल कर लेता है, ये जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ द कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 इन यूरोप। कह रहा है कि 1815 में यूरोप में किस प्रकार के कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप किया गया था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ऑटोक्रेटिक, आंसर विल बी ऑटोक्रेटिक सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इज विच ऑफ द फ्लोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म। कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे पहले रेवोल्यूशन का नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन का ये सिंबल माना गया था किसको? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को। ठीक है, एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1789। ये 1789 में किया गया था और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म कहा जाता है पूरे विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज हियर, हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग of United Italy. Here is king, K-I-N-G, king, who was proclaimed the king of United Italy in 1861. मेरा कहने का मतलब ये है कि 1861 में यूनाइटेड इटली का राजा किसे घोषित किया गया था। ऑलरेडी यू नो दैट, सभी लोग हम लोग जानते हैं कि उसका नाम था विक्टर एमेनुअल II। सो आंसर विल बी बी। Next question is here, fifth number. A large part of the Balkan regions was under the control of. यानी कह रहा है कि बाल्कन के अधिकांश भाग को कौन नियंत्रित करता था। तो ऑलरेडी वी नो दैट ओटोमन एम्पायर जो था बाल्कन के अधिकांश भाग पर उसी का अधिकार था, अधिकांश भाग नियंत्रित करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बाल्कन को ओटोमन एम्पायर तो कंट्रोल करता ही था, नियंत्रित में रखता ही था, लेकिन ये भी जान जाइए कि द पीपल ऑफ बाल्कन रीजन्स में जो लोग रहते थे उसको क्या कहा जाता था? तो क्रोट्स कहा जाता था। द पीपल ऑफ बाल्कन रीजन्स वेयर नोन एज द क्रोट्स, CROATS, क्रोट्स कहा जाता था किसको? जो बाल्कन रीजन में रहने वाले लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फ्लोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव नॉट बिलीव इन। यानी कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से किस में यूरोपीय रूढ़िवादी विश्वास नहीं करते थे। तो कह रहा है कि कंजर्वेटिव किस में विश्वास नहीं करते थे। तो किस में नहीं करते थे? तो ऑलरेडी जानते हैं, ए रिटर्न अ सोसाइटी इन प्रो रिवोल्यूशनरीज डेज, इसी में विश्वास नहीं करते थे। यानी वो विश्वास करते थे मोनार्की में,
उसका जस्ट उल्टा है यहाँ, तो आंसर विल बी सी। 7th नंबर का है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेपोलियन डिफीट। नेपोलियन डिफीट, निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन की हार का हिस्सा नहीं था। यानी यहाँ पर वाज नॉट पूछ रहा है कि कौन सा नहीं था, तो हम जान रहे हैं कि उसका आंसर होगा आपका इटली। कौन होगा? इटली, सी, इटली। यानी दूसरी तरह से ये भी बोल सकते हैं कि पेरू इज़ इन द साउथ अमेरिका एंड वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द बैटल। वो तो बैटल का पार्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर रीजन की बात कर रहा है, तो डिफीट इटली, आंसर विल बी इटली। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन। कहने का मतलब ये है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि जो है किसके साथ की गई, तो हम जान रहे हैं कि इट वाज साइंड इन 1832 रिकॉग्नाइजिंग ग्रीक एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। सो आंसर विल बी ग्रीक के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर, हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना। किसने ट्रीटी ऑफ वियना को मेजबानी की थी, होस्ट किया था? तो सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर होगा ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच ट्रीटी ऑफ वियना साइन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट इन द रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। यानी निम्नलिखित में से कौन वियना 1815 की संधि का परिणाम नहीं था? तो हम जान रहे हैं कि संधि का परिणाम नहीं था, प्रूसिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। सो आंसर विल बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ वोक्सजिस्ट का मतलब क्या है? ओक्जिस्ट क्या है भाई? तो ओक्जिस्ट जो है स्पिरिट ऑफ द नेशन, ये सिंबल है स्पिरिट ऑफ द नेशन का, यानी राष्ट्रीय भावना। यानी ये जर्मन वर्ड है। ओक्जिस्ट जो है एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म। सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, द नेम ऑफ द कस्टम्स यूनियन फ्रेम्ड बाय द प्रूसिया टू अबॉलिश टैरिफ बैरियर। यानी पर्शिया द्वारा टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने के लिए गठित सीमा शुल्क संघ का नाम बताइए। तो ऑलरेडी एवरीवन इज नो जोल्वेरिन, सो आंसर विल बी जोल्वेराइन है। सो नेक्स्ट 13, आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु prepared the series of the 4 print visualizing his dream of a world from the flowing। कह रहा है कि आपको बताना है इसमें कि फ्रेंच आर्टिस्ट जो था, उस फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम क्या था जिसने क्या किया था, वर्ल्ड को विजुअलाइज किया था, 4 प्रिंट के माध्यम से विजुअलाइज किया था। तो उसका नाम था, वो फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम था फ्रेडरिक सैल्यूई, उसका नाम था। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने जर्मेनिया की छवि चित्रित किया था? कौन था जो जर्मेनिया का चित्र को बनाया था, फोटो को बनाया था? तो हम जान रहे हैं कि फिलिप वेट थे, फिलिप वेट। सो आंसर विल बी फिलिप वेट। इसमें वह ओक वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहने हुए जर्मनिया को दिखाया था, क्योंकि जर्मनी का बलूत है, बलूत जो है वीरता का प्रतीक है, इसीलिए उसको क्या किया था, क्राउन के रूप में मुकुट पहने हुए। ओक वृक्ष वहाँ का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है बलूत, तो फिलिप वेटेट ने दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर, कह रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द पोलैंड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, विच ऑफ द फ्लोइंग आंसर इज करेक्ट। यानी कह रहा है कि 18वीं सदी के अंत में पोलैंड को क्या हुआ,
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो हम जान रहे हैं कि 18th सेंचुरी के अंत में पोलैंड को पर्शिया, रूस और ऑस्ट्रिया की महान शक्तियों के बीच विभाजित कर दिया गया था। यानी पोलैंड वाज पार्टीशन्ड इन द end of the 18th century the three great power रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के रूप में। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड माय ओपिनियन एक्सप्लेनेशन। सो सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, और आप चाहते हैं कि और ज़्यादा हम इसको ये करें तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें। इधर 2-3 दिन के अंदर में बहुत सारे आपको MCQ आएंगे, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQ होंगे, और सभी लेसन से मैं कोशिश करूंगा कि सभी लेसन से आपको MCQ पहुंचाने का कष्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लाइक एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन रखें, दूसरे को भी शेयर करें। जहाँ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।